हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य, जुलाई विद्यार्थी विद्यालय। आज का टॉपिक है गॉस का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। क्लास 12 के फिजिक्स में आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस का नियम। और ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पहले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट नियम है गॉस का नियम। आखिर गॉस का नियम होता क्या है? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? विद्युत फ्लक्स। अब देखिए, पिछले वीडियो में हम विद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं और उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है गॉस लॉ। अब देखिए, गॉस लॉ होता क्या है? परिभाषा हमने लिखी गई है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। कोई भी एक बंद पृष्ठ हो, जिसे बाल हो गया, पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε गुना होता है। मान लीजिए कि जैसे यह एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर Q1 आवेश है, कुल आवेश Q है। तो गॉस का नियम क्या कहता है, या गॉस महोदय ने अपने नियम में क्या बताया था कि कोई भी अगर एक बंद पृष्ठ है तो उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, साफ साफ लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/3 गुना होता है। तो अगर यहाँ पर आवेश है तो यहाँ से ये विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो इस पृष्ठ पर टकराएंगी। तो हमने अभी विद्युत फ्लक्स में पढ़ा कि अगर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से टकराती हैं तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जब ये यहाँ से ये विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ पर टकराएंगी तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स होगा। तो अब ये देखिए, विद्युत फ्लक्स होगा तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जितना भी विद्युत फ्लक्स होगा चारों तरफ, होगा कि नहीं? चारों तरफ जितना भी विद्युत फ्लक्स होगा उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होगा। मतलब इसके अंदर जो भी आवेश उत्पन्न है इसका 1 क्या होगा? ε गुना होगा। मतलब कि Q में ही किससे गुणा कर देना है? 1/ε से। और ये किसके बराबर होगा? कुल विद्युत फ्लक्स के। तो गॉस प्रमेय में गॉस महोदय ने अपने प्रमेय में क्या बताया, या इन्होंने जो नियम दिया उस नियम में क्या बताया, ध्यान से देखिए। गॉस महोदय ने अपने नियम में बताया कि किसी भी बंद परिपथ में उपस्थित कुल आवेश उस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का 1/ε गुना होता है। कहने का मतलब कि इसके अंदर जितने भी आवेश उत्पन्न होंगे उनका गुणा 1/ε में कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? विद्युत फ्लक्स के। तो गॉस महोदय ने अपने प्रमेय में, अपने नियम में यही बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। जहां एप्सिलॉन निर्वात की या वायु की विद्युतशीलता होती है, जहां एप्सिलॉन क्या होता है? निर्वात की या वायु की विद्युतशीलता होती है। और ये होता है गॉस प्रमेय। यानी गॉस प्रमेय क्या होता है? विद्युत फ्लक्स माने कुल विद्युत फ्लक्स बराबर, केवल विद्युत फ्लक्स नहीं बोलेंगे, कुल विद्युत फ्लक्स बराबर कुल उपस्थित आवेश बटे निर्वात की विद्युतशीलता। गॉस प्रमेय में क्या होता है? कुल विद्युत फ्लक्स बराबर कुल उपस्थित आवेश बटे निर्वात की विद्युतशीलता। गॉस महोदय ने अपने प्रमेय में इतना ही बताया। तो गॉस प्रमेय में हम क्या बताएंगे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो परिभाषा पूछ सकता है, या तो परिभाषा के साथ साथ गॉस प्रमेय, गॉस के नियम की उत्पत्ति पूछ सकता है। मैंने गॉस के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पर हम वो भी डिफाइन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे कि गॉस के नियम की उत्पत्ति कैसी हुई। साथ साथ परिभाषा भी जानना जरूरी है। तो गॉस प्रमेय की परिभाषा क्या बताएंगे कि किसी बंद पृष्ठ से, गॉस प्रमेय में ये बोलना बहुत जरूरी है, बंद पृष्ठ। तो बताएंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब जिधर भी गुजरेगा, चारों तरफ गुजरेगा, तो कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो गॉस प्रमेय क्या बताएंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो गॉस प्रमेय बता लेंगे। अब चलिए आते हैं गॉस प्रमेय
ये फाई बराबर होता है क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। अब देखिए गैस के नियम की उत्पत्ति, गैस के नियम की उत्पत्ति। सबसे पहले फिगर ध्यान देते हैं, यह एक बंद पृष्ठ है, यह क्या है, एक बंद पृष्ठ है, यह एक बंद पृष्ठ है। यहाँ पर ऊपर क्या रखा गया है, प्लस का आवेश रखा गया है, एक आवेश रखा गया है प्लस क्यू, कहाँ, बिंदु ओ पर। अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा पृष्ठ मान लिया, सतह मान लिया, ये डीएस है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, स्मॉल। डीएस का मतलब कि स्मॉल क्षेत्रफल, बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल, कितना है, डीएस है। तो डीएस से ये क्षेत्रफल सदिश होगा। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मान लीजिए कि हमारा क्षेत्रफल है ये हमारा क्षेत्रफल है, तो जो इसका क्षेत्रफल सदिश है वो इसके लंबवत होता है। इसके पहले वाले वीडियो विद्युत फ्लक्स में हमने बताया था कि जो भी क्षेत्रफल सदिश होगा, अगर यह हमारा क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, इस क्षेत्रफल के लंबवत होगा। तो अगर ये हमारा डीएस क्षेत्रफल है तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा, इसके लंबवत होगा, तो ये इसके लंबवत हो गया। इन दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, मान लेंगे थीटा बनेगा। ये क्या है, ये हमारा है विद्युत बल रेखा। इस विद्युत बल रेखा और क्षेत्रफल सदिश के बीच कितने अंश का कोण बन रहा था, थीटा बन रहा था। विद्युत फ्लक्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहीं पर हमें गॉस प्रमेय की गणना करना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर इस क्षेत्रफल से अगर इस O को मिला देंगे, इनके बीच कुछ कोण बनेगा, तो मान लेंगे कि वो कोण बनेगा डी ओमेगा। अब देखिए बिंदु O से या बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r है, बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। अब फिर से एक बार फिगर समझ लीजिए, क्योंकि जब तक फिगर नहीं समझेंगे तब तक हम सवाल नहीं, मतलब डेरिवेशन इसका नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, यह एक बंद सतह है, पृष्ठ है, यह एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ पर यहाँ पर एक बिंदु P है और यहाँ पर एक बिंदु O है, और बिंदु O पर हमने ये प्लस का क्यू आवेश रख दिया। अब क्या है कि इस बिंदु P के चारों ओर हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया। ये क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया, जिस क्षेत्रफल से टकराएंगी कौन, ये विद्युत बल रेखाएं जो निकलेंगी, इस यहाँ से आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो इसी सूक्ष्म क्षेत्रफल से टकराएंगी। अब जब इसी सूक्ष्म क्षेत्रफल से टकराएंगी तो यहाँ गॉस का प्रमेय लगेगा ही। अब ध्यान से देखिए, अब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से यह सदिश क्षेत्रफल सदिश है डीएस, जो हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत रहता है, क्षेत्रफल सदिश। तो ये लंबवत है, तो ये हमने मान लिया कि ये विद्युत बल रेखाओं से कितने अंश का कोण बनाएगा, थीटा अंश का। अब बिंदु O से या बिंदु P के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया, स्मॉल r। बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया, स्मॉल r। अब देखिए इनके बीच कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, केंद्र पे कोण बन रहा है, इस कोण को हमने मान लिया डी ओमेगा। डी इसलिए मानते हैं क्योंकि अति सूक्ष्म कोण भी बनेगा। अति सूक्ष्म अगर हम क्षेत्रफल में हैं तो यहाँ पर अति सूक्ष्म मतलब बहुत कम अंश का कोण भी बनेगा, इसलिए हमने इसको डी ओमेगा मान लिया। अब ध्यान से देखिए, लिखा गया है बिंदु O पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश, बिंदु O पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखिए, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले पढ़े होंगे कूलाम के नियम में। हमारा पहला वीडियो है कूलाम का नियम, उसमें जाके देख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R स्क्वायर। दिशा किधर होगी, OP की ओर। दिशा किधर है, देखो OP की ओर है ना, O से P की ओर है ना, तो दिशा OP की ओर हो जाएगी। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। फिर से सुन लीजिए, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम कहता है कि E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R स्क्वायर। अगर दिशा पूछेगा तो हम बता देंगे OP की ओर। दिशा किधर है, OP की ओर। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब ध्यान से देखिए, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल डीएस है,
अब इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं टकराएंगी। निकलने वाली जब वैद्युत बल रेखाएं टकराएंगी तो यहाँ पर कुछ न कुछ विद्युत फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो उस वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो सूक्ष्म की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर डी लगा दिया। डी लगाने का मतलब ही सूक्ष्म होता है। तो ये सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स भी निकाल रहे हैं। वैद्युत फ्लक्स भी कैसा निकल रहा है? सूक्ष्म, क्योंकि क्षेत्रफल ही सूक्ष्म है तो हम वैद्युत फ्लक्स भी सूक्ष्म ही निकाल पाएंगे। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा सा, जैसे इतना बड़ा ये है तो बहुत छोटा सा, कहीं तनी थोड़ा सा यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा बंद फ्लक्स वेक्टर ई यानी कि सदिश वैद्युत क्षेत्र। ये हो गया वैद्युत बल रेखा इंटू वेक्टर डी यानी कि क्षेत्रफल सदिश। अगर वेक्टर हटाएंगे तो एक तो नियम होता है ए वेक्टर डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये सदिशों में पढ़े होंगे ए बी कॉस थीटा, 11 में पढ़ाया गया होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस बराबर है, अगर दोनों पर से वेक्टर हटाएंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू डीएस कॉस थीटा। अब समीकरण 1 में देखिए ई का मान हमें पता है। समीकरण 1 से ई का मान हमें क्या है? पता है। कितना है? ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ई की जगह हम पूरा रख देंगे। मान ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर डीएस कॉस थीटा। ये पूरा किसका मान है? ये ई का मान है समीकरण 1 से हमने रख दिया। अब देखिए डी फाई इंटू ई मतलब ये सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स है। डी लगा है तो सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स है, याद रखना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए क्यू का मान नहीं बदलेगा, क्यू के अंदर फिक्स है। तो जब क्यू का मान नहीं बदलेगा तो इसको और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक पास ले लेंगे, क्योंकि इन सबका मान नहीं बदलेगा। ना क्यू का मान बदलेगा, ना 4 का मान बदलेगा, ना पाई का, ना एप्सिलॉन नॉट का। बदलेगा किसका? क्षेत्रफल बदल सकता है, कोण बदल सकता है और ये दूरी बदल सकती है। दूरी बदल सकती है, क्षेत्रफल बड़ा छोटा हो सकता है, कोण बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन ये फिक्स राशि है। तो इनको हमने एक पास रख लिया और इनको एक पास रख लिया। अब हमें क्या ज्ञान लेनी है। ये तो सूक्ष्म का निकाले हैं, अभी इसका निकाले हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत थोड़े हिस्से का। हमें निकालना कितना है? पूरे हिस्से का, मतलब चारों तरफ कितना ये हमारा वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, मतलब कि ये सूक्ष्म का ना संपूर्ण पृष्ठ, पूरे संपूर्ण पृष्ठ पे कितना वैद्युत फ्लक्स आएगा। तो अगर हमें सूक्ष्म का पता हो, संपूर्ण का निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? समाकलन कर देते हैं। क्या करते हैं? समाकलन। तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे? अगर हमें इस पूरे का निकालना है तो डी हटा देंगे और ये लिखेंगे फाई ई। तो ये समाकलन का चिन्ह लगा दिए, यानी कि ये संपूर्ण का निकल रहा है। तो इसका मान यहाँ से उठा के रख देंगे। देखिए डी फाई ई का मान क्या है? पूरा है ना, हमने उठा के यहाँ पर रख दिया। तो समाकलन निकालना है तो अचर पद का समाकलन नहीं होता, तो अचर पद को हमने बाहर कर दिया। हमेशा अचर पद का समाकलन होता है तो इसका समाकलन होगा। और यह क्या है? तो यह घन कोण है। घन कोण बराबर क्या होता है? घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। तो देखिए घन कोण है डी ओमेगा। डी ओमेगा बराबर क्या है? क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल क्या है? डीएस इंटू कॉस थीटा। तो क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या क्या है? ये आर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए डीएस इंटू कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? घन कोण। घन कोण यानी पूरे की जगह डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डी ओमेगा बराबर क्या है? डी ओमेगा बराबर है डीएस इंटू कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, यानी कि इसको हम कह सकते हैं घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर घन कोण बराबर होता है। तो हमने डीएस अपान कॉस थीटा बराबर लिख लिया, डीएस इंटू कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर लिख लिया डी ओमेगा। तो घन कोण का बराबर हमने क्या बताया? घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या की स्क्वायर की जगह हम घन कोण लिख सकते हैं। अब देखिए डी ओमेगा का समाकलन करना है। डी ओमेगा का समाकलन करना है तो समझिए कि एक गेंद के केंद्र पे कितने अंश का कोण बनता है? केंद्र पे
अगर कोई गेंद है या फुटबॉल है तो उसके केंद्र पे बनता है 4 पाई का कोण। तो अगर हमें इस गेंद का पूरा कोण लिखना है तो इसका पूरा कोण होगा 4 पाई। और समाकलन का मतलब कि संपूर्ण कोण। देखिए यहाँ पर सूक्ष्म कोण है तो समाकलन का मतलब संपूर्ण कोण, तो इसका समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण कोण मिलेगा। संपूर्ण कोण कितना हो जाएगा 4 पाई। तो ध्यान से देखिए इसका समाकलन किया तो हमारे पास आ गया 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा यानी कि फाई बराबर बचेगा Q अपान अपसाइडर नॉट, और यही होता है गॉस प्रमेय प्रूव्ड हो गया। अब देखिए अगर हमें कई आवेश दे दे, कई आवेश का मतलब कि ऐसे दे दे, ध्यान से देखिए कई आवेश जिसे दे दे वही फिगर है ऐसे, इसमें दे दे Q1 Q2 Q3 Q4, तो अलग अलग आवेश है तो हमें क्या निकालना है, प्लस बराबर लिखेंगे ऐसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपान अपसाइलन नॉट। इसको एक शब्द में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान सिग्मा Q बराबर अपसाइलन नॉट, प्लस को हटा के सिग्मा लिख देंगे।